Welcome to all my dear students in YouTube channel of वंदे भारत डिफेंस एकेडमी वंस अगेन। आप सभी लोगों का स्वागत है। दिस इज़ विवेक मिश्रा बिफोर यू। आप लोगों को जैसे पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज में पिछले सीरीज में हमने डिस्कशन किया कैलकुलस में लिमिट का, कंटिन्यूटी का और साथ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। आज जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है आज का। आप लोग जानते हैं कि जो ये सेकंड पार्ट जो कैलकुलस का अभी बचा हुआ है हमारा, ख़ास तौर से डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व, निश्चित समाकलन, अवकल समीकरण और क्षेत्रफल का जो चैप्टर है, ये तीनों के तीनों चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप अपने आप से रिवीजन करने जाएंगे इन तीनों चैप्टर्स का तो मिनिमम 6 से 7 घंटे आपको लगेगा इसका रिवीजन करने में, 7 से ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को फॉलो करें तो आप इस चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। यही इस वीडियो का रियल में फ़ायदा है। रिवीजन का टाइम आपका बहुत बचेगा, तो ज़रूर से ज़रूर इसको फॉलो करें। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। सबसे पहले निश्चित समाकलन की बात करें तो उसके लिए एक पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे वाइट बोर्ड पर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। 3 to 9 रूट एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन आपका गिवन है। अगर आप ध्यान दें इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे आपको। ऑप्शन इस क्वेश्चन के इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन से पहला 3, 9, 6 या नन ऑफ दीज, ये ऑप्शंस आपको गिवन है। सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की 2 बेसिक प्रॉपर्टियां हैं। पहला 0 से a fx dx, 0 से a, सबको पता है, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक प्रॉपर्टी और है a से b। ये 2 बहुत बेसिक प्रॉपर्टियां हैं और आपको पता है निश्चित समाकलन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 95% क्वेश्चंस में इन दोनों प्रॉपर्टियों का यूज होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में, जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन एनडीए में कई बार आ चुका है। इस फॉर्मेट का 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सीधा देखा और टिक कर दिया और आगे बढ़ गए। अब देखिए जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, ये क्वेश्चन आपने देखा। इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो प्रॉपर्टी ये इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये हो सकती है। a से b है तो यहाँ 0 नहीं है, तो ये पहली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, दूसरी ही लगेगी। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, प्रॉपर्टी लगाने से पहले अगर आप ये फॉर्मेट थोड़ा देखें, a से b और a से b fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, इस फॉर्मेट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है b माइनस a/2। ऊपर में से नीचे वाला घटा के 2 से भाग दे दीजिए। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है? अगर ये फार्मूला एप्लीकेबल है तो आपको प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ेगी, आपका समय बच जाएगा। प्रॉपर्टी उस क्वेश्चन में लगाइए जब ये फार्मूला आपको एप्लीकेबल ना हो। किस क्वेश्चन में फार्मूला एप्लीकेबल है? ज़रा फॉर्मेट देखिए। इन दोनों का सम क्या यहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है a प्लस b माइनस एक्स। बिल्कुल वही फॉर्मेट है। आप जानते हैं कि अगर उस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस कई और भी होते हैं, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन में, वैसे प्रॉपर्टी लगाने को तो आप ये लगाते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट को आप एकदम बिठा लीजिए दिमाग में। जब तक ये फॉर्मेट काम करेगा तब तक कोई प्रॉपर्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रॉपर्टी भूल जाइए थोड़ी देर, लेकिन प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी जरूर इन दोनों में से कोई लगाएंगे। अगर ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा, इसमें तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 6/2। आंसर आपका 3 होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होगा आपका 3 होगा। बहुत ही आसान सा। इस फॉर्मेट को जरूर एक बार चेक करें आप। अगर ये फॉर्मेट एप्लीकेबल है तो सीधा आंसर टिक कर दें। क्या ज़रूरत है आपको प्रॉपर्टी लगाने की? और इसका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट पर कई क्वेश्चन आ चुके हैं एनडीए में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर हम लोग देखते हैं। मैंने बोला ना आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने 50 मिनट्स का सेशन देखा, पक्का है कि आपको ये तीनों टॉपिक का रिवीजन आसानी से होगा और क्वेश्चन भी आपका कहीं छूटने वाला नहीं है। बस इस सेशन को आप पूरा देखें शुरुआत से अंत तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है और
आपको ज़बरदस्त इस सेशन से फ़ायदा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर मूव करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी फॉर्मेट पे है जो थोड़ी देर पहले भी फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था। चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है तो ज़रूरी है कि उस पर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन की सफिशेंट प्रैक्टिस भी हो जाए तो मज़ा ही अलग होगा कुछ। रूट एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये हमारा फॉर्मेट है। अब देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ये एनडीए 2014 या 14 में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे फॉर्मेट पे क्वेश्चन खूब आता है, आप इस फॉर्मेट को समझ लीजिए। अब इस सवाल में चूंकि फॉर्मेट पिछला ही था, एक बात ध्यान रखिए, उस फॉर्मेट में यहाँ पर साइन, यहाँ पे आप कहेंगे कॉस है, कॉस नहीं है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। और इन दोनों का जोड़ जो होगा 30 और 60 का 90, ये तो फॉर्मेट वही है पुराना, भूलिए मत, इसको कॉस से डरना नहीं है, फॉर्मेट पुराना ही है। फॉर्मेट अगर पुराना ही है तब तो फिर वो फार्मूला एप्लीकेबल है। अभी सीखा था हम लोगों ने फार्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। चूँकि फॉर्मेट वही है तो कोई प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा π/3 माइनस π/6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये π/6 हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, फाइनल आंसर होगा π/12। कितना आसान, कितना इम्पोर्टेंट, ज़रा इस पर गौर करें। आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसानी से आप लोग करेंगे। और मैथ्स में अगर इन्जॉय या आपको आसानी से मज़ा आने लगे मैथ्स में, तो उसी दिन मैथ्स आपके लिए बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पे भी फोकस, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ ट्रिक की ज़रूरत है तो ज़रूर ट्रिक लगाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहाँ पर कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत होगी तो ज़रूर कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। इसको बैलेंस बना के चलेंगे तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी तरफ झुकाव ज़्यादा नहीं, ना कॉन्सेप्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव करेंगे ना ट्रिक की तरफ। हर क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ ट्रिक एप्लीकेबल है और ट्रिक ना लगाएं तो समझिए आप बहुत पीछे हो जाएंगे। फिर आप देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें अगर, तो आप देखेंगे क्या ये भी वही फॉर्मेट है। ज़रा ध्यान से देखें, 1/n an माइनस 1/n ये दिया है, और रूड x प्लस रूड a माइनस एक्स, ये आपका कुछ लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट को, और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, a/2 na प्लस a/2n na माइनस 2/2n, ये ऑप्शंस आपके, या d है na/2। अब क्या फॉर्मेट वही है? अगर वही फॉर्मेट है तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का सम यहाँ होना चाहिए। तो जरा इन दोनों का सम आप करके एक बार देख लीजिए। 1/n प्लस an माइनस 1/n, n से भाग दे दें, जरा इधर n से इधर भाग दे दें तो a हुआ, यहाँ भाग देंगे, हाँ a आ गया। यानी पक्का है कि इन दोनों का सम यहाँ लिखा हुआ है, यानी फॉर्मेट वही है। तब तो इस सवाल को बिल्कुल उसी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएं और 2 से भाग दे दें। कोई प्रॉपर्टी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब वही फॉर्मेट है तो क्या ज़रूरत है। अब ज़रा देखिए, यहाँ n से डिवाइड कर दें, अगर n से आप डिवाइड कर देंगे, यानी एलसीएम ले लें n, तो देखो an माइनस 1 और ये n नीचे की तरफ आ जाएगा तो ये 2n हो जाएगा। अब आप देखें na112 हो गया और डिवाइडेड बाई 2n, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। जरा ऑप्शंस को ध्यान से देखें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये हमने लगाया, वो फार्मूला अभी तक एप्लीकेबल है। पहले 3 क्वेश्चन में वो फार्मूला आसानी से लग जा रहा है। जब आसानी से वो फार्मूला एप्लीकेबल है तो क्या ज़रूरत है हमें प्रॉपर्टी लगाने की, क्यों हम प्रॉपर्टी लगा के सवाल को लेंदी करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस की 3 क्वेश्चंस करा के अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम डायरेक्ट आंसर आसानी से, मुश्किल से 20-25 सेकंड के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की जहाँ तक बात थी, आपने देखा कि ऑप्शन नंबर इसका सही था सी। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि पूरा चांस है। in 0 से π/4, यहाँ लिखा है tan की पावर nx, यहाँ पावर n लिखा हुआ है, पावर n है और dx है। ज़रा देखिए पूछ क्या रहे हैं आपसे, देन पूछा जा रहा है I10 प्लस I8 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस देखिए, 1/9, 1/8, 1/7 और 9 है। 1/9, 1/8, 1/, ये क्वेश्चन 0 से 45 अगर लिमिट हो, 10 का सवाल हो तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। वैसे तो लेंदी होगा, अगर ये फार्मूला आपको याद है, in प्लस in माइनस 2 की वैल्यू
1/n-1 होती है। ये अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये 10 में एप्लीकेबल होगा, लिमिट भी 0 से 45 ही होना चाहिए। इस फॉर्मूले को जरूर से जरूर आप लोग याद करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर ये फार्मूला हम लगाएं तो यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 8 है, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ n का मान आपको 10 रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 10 रखेंगे i10 + i8, यहाँ भी 10 रखेंगे 1/9, तो इस सवाल का फाइनल आंसर होगा 1/9। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट होगा। लेकिन ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब 10 का क्वेश्चन हो और 0 से 45 हमारी लिमिट हो, आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनल आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें अगर, तो अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, 0 से 2π मॉड आपका sin x। ये मॉड sin x ऑप्शन हैं इसके 2, √3, 4 और 0। वैसे तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर मॉड sin x के बारे में थोड़ी आपको जानकारी है कि मॉड sin x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ऐसा ग्राफ होता है 0π 2π आगे एंड सो ऑन 3π 4π। ये 0 से 2π तक गया है, 0 से π तक एक लूप बनेगा, फिर π से 2π तक, यानी 2 लूप बनेंगे इसमें। ध्यान दीजिए, इसको बेसिक मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन साइन कॉस के सवालों में ये 0 से 180 तक एक लूप बनेगा, 180 से 360 तक दूसरा लूप बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो इंटीग्रेशन होगा वो आप करके भी देख सकते हैं, हम करके भी दिखाएंगे आपको। इसका मान हमेशा 2 होता है, एक लूप का मान 2, तो यहाँ कितने लूप बनेंगे, इसमें 2 लूप बनेंगे 0 से 2π तक, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर आप 4 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ साइन और कॉस में एक लूप का मान 2 होता है। चाहें तो इसको हम पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, पूरा प्रॉपर्टी लगा करके पूरा सॉल्व करें, लेकिन ध्यान रखिए प्रॉपर्टी मत लगाइए। साइन कॉस के सवाल में डायरेक्ट याद रखिए कि एक लूप का मान सदैव 2 होता है। तो मॉड साइन एक्स का 0 से 2π तक चुकी गया है, तो एक लूप नहीं बनेगा, 2 लूप बन जाएगा। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि ये मान, एक लूप का मान कैसे 2 आता है, तो आप आसानी से इंटीग्रेशन करिए 0 से π तक का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप करके देख लीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, और लिमिट आप 0 से π उसमें रखेंगे, रख के देख लें, पहले π रखें और फिर उसके बाद आप उसमें 0 रखें और हल कर लें। हल करने के बाद आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, आप देखेंगे 2। तो आप हल करके देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एक लूप का मान 2 होता है। वैसे ये प्रूफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं कि एक लूप का मान कैसे 2 होता है। क्लियर है एकदम। इस सवाल में प्रॉपर्टी मत लगाइए, बस साइन कॉस का सवाल है तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि एक लूप का मान 2 होता है। जैसे 5वें सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर देखा। बिल्कुल आसान सवाल है, एनडीए 2016 में इस तरह का सवाल पूछा गया है। अब जरा इस साइन और कॉस के लिए है, ध्यान रखिएगा 10 में एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 6वें की तरफ। अब जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसी कॉन्सेप्ट पर है जो पिछला कॉन्सेप्ट था, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका आंसर इन्होंने कहा 0, 32 होगा, 30 होगा या 28। पिछले क्वेश्चन का ही है, पाई से शुरुआत हो रही है, 16 पाई तक जा रहा है। जरा ध्यान से देखिए, जो लूप अभी बनाया था आपने, इस तरह से लूप बनाते जा रहे हैं। तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π है, 4π है, 5π। आपको पता है ये गया कहाँ तक है, 16 पाई तक गया। लेकिन 0 से पाई यहाँ नहीं है, पाई से शुरुआत हो रही है। यहाँ से अगर 0 से शुरुआत होती तो ये 16 लूप बन जाते, 16 लूप बनते, 16 चूल्हे बनते। तो 16 लूप आपके बनते, लेकिन अभी शुरुआत चूंकि पाई से हो रही है तो 16 नहीं बनेंगे। यहाँ से शुरुआत आप 16 तक जाओगे तो अब एक कम हो गया, ये वाला कम हो गया, इसके 15 लूप बनेंगे और एक लूप का मान 2 होता है, इसलिए फाइनल आंसर इसका 30 होगा। कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। जब डायरेक्ट आपको पता है कि साइन में एक लूप का मान 2 होता है तो डायरेक्ट, हाँ पाई से शुरुआत, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं आप इसको ना टिक कर दें। वो तब होता है जब 0 से यहाँ शुरू होता तो 16 लूप बनते। अभी कितने लूप बन रहे हैं, 15। तो 15 लूप बनेंगे तो आंसर तो 30 होगा। इसीलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को, इसीलिए अभी तक देखिए हमने प्रॉपर्टी का कोई खास यूज नहीं किया, चूँकि हमारे पास उससे बेहतर मेथड उपलब्ध है। लेकिन प्रॉपर्टी भी कुछ क्वेश्चन में ज़रूरी होगी। जरा वो क्वेश्चन कौन से हैं, यहाँ तो अभी तक तो आप आसानी से हमने क्वेश्चंस किए हैं इन 2 प्रॉपर्टी के बगैर, लेकिन प्रॉपर्टी का अपना महत्व तो है। अब देखिए, यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, 30 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह कॉन्सेप्ट पर कई बार क्वेश्चन एनडीए में पिछले 10 साल में कम से कम 6 या 7 बार आ चुके हैं।
अब जरा क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए 2016 में सवाल आया, लेकिन इसी से मिलता जुलता था। उस क्वेश्चन को बात भी मैं करूंगा, क्यों गलत किया उसको लोगों ने सवाल। जरा देखिएगा इस सवाल में बेसिक मिस्टेक क्या हो सकती है। ऑप्शंस देखिए क्या हैं इसके, π/2, 1, -1, -π/2 इसके ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लग सकती है, वो क्लियर है कि यही लगेगी। 0 से शुरुआत है तो प्रॉपर्टी तो वही लगेगी। अब चूंकि इसका कोई हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको आई मान करके इस तरह से लिख लीजिए, 0 से पाई रूट ब्रैकेट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये चिन्ह है माध्यम पूर्णांक फलन का, ये पहला। अब दूसरा, ये प्रॉपर्टी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो a - x लिखा जाता है। यहाँ पाई है तो पाई - x लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा cot π - x। अब आप जानते हैं कि कॉट में 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, इसीलिए इसमें माइनस लग जाएगा माइनस कॉट एक्स, और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। बस यही जोड़ने में गलती होती है, और यही बेसिक मिस्टेक है जो एनडीए 2016 के सवाल में लोगों ने की। 17 में भी आया था इस तरह का सवाल। जरा देखिएगा जोड़ने में क्या गलती होती है। प्रॉपर्टी तो हमने लगा लिया, प्रॉपर्टी नंबर ये लिखा हुआ है आपके सामने। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप जोड़ें, ऐड करें, गलती क्या होती है, आप सोचते हो कि ये और ये जुड़ के 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। खैर को यहाँ ऑप्शन 0 नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा है, लेकिन जो एनडीए में क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन 0 था, 0 टिक किया था। लगभग 95% लोगों ने 0 को टिक कर दिया। क्यों टिक कर दिया? वो ये सोचते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर -x 0 होता है। ये गलत है। सही में देखा जाए तो ये वैल्यू आपकी -1 होती है। क्यों ऐसा हमने बोला कि -1 होती है? ज़रा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें इसको। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गलती होने का पूरा चांस है। ज़रा देखिए ऐसा हमने क्यों बोला इसका मान -1 होता है। आप अगर ध्यान दें, आपने पढ़ा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 का मान 2 होता है, पूर्णांक। लेकिन अगर वही अगर निगेटिव में लिखा जाए तो आपको पता है -3 निकलता है। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आपको 0 मिलेगा? नहीं, -1 मिलेगा। इसीलिए फार्मूला आपके सामने है। इसीलिए जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 0 मत लिखिएगा। इन दोनों को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा और राइट हैंड साइड को जोड़िए तो आपको -1 मिलेगा। और -1 का इंटीग्रेशन आपको क्लियर है कि x हो जाएगा, माइनस बाहर लगा रहेगा। अब लिमिट रख देंगे, 0 से पाई लिमिट रखना आता ही है। फाइनल आंसर होगा -π/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी फॉर्मेट पर 2016 गलती कहाँ होगी मैंने बता दिया। बहुत बड़ी 95% लोग मिस्टेक करते हैं इस पर, चूँकि वो इस फार्मूले को 0 मान लेते हैं, जो कि गलत है। ध्यान दीजिएगा, ये -1 होगा। ये क्या होगा आपका? -1। बस ये गलती ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ज़रूर नोट डाउन करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह काम आता है। इसको ज़रूर, अगर ये तरीका नहीं पता तो पक्का है कि आप इसको गलत करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की जहाँ तक बात है, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गलती होने का बहुत चांस रहता है। ये सवाल आया था एनडीए 2016 में। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ने से पहले ये सवाल आया, और रूट x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, और उन्होंने यहाँ dx लिख दिया और ऑप्शंस दे दिए 0, a - b, b - a, नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर लोगों ने टिक किया होगा? ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग। ये इन्होंने कहा ये जुड़ गया, 0 हो गया। अब 0 का इंटीग्रेशन, तो इसको लोगों ने लगाया। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा अब आप निकाल सकते हैं। इसको लिख लेंगे पूरे को -1 और इंटीग्रेशन करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, क्यों हमने कहा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए ये मेन मिस्टेक है जो आपसे होगी। लेकिन अगर आपने इस सेशन को अटेंड किया तो आपसे ये गलती नहीं होगी। इसीलिए सेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए सेशन इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप रिवीजन में इस समय लगे हुए हैं, लेकिन अगर इस सेशन को आप 45 मिनट देंगे तो उसको बूस्ट मिलेगा आपके रिवीजन को। अब देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन इसको जानबूझ के हमने लिया, चूँकि ऐसे क्वेश्चंस को लेने से ही एनडीए की तैयारी कंप्लीट होती है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमें उठाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 1 - k। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको देख करके लगता है वाह क्या क्वेश्चन है। x f ऑफ x1 - x, ये लिखा हुआ है।
और dx ऐसे, और एक और है I2 1 माइनस के, और यहाँ लिखा है f(x) और यहाँ लिखा है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x1 माइनस x और dx। ये पहला, ये दूसरा। कहा गया कि I1 बाई I2 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, आपने देखिए, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बढ़िया सवाल है, पूरा चांस है इस तरह के सवाल आने का, पूरी प्रैक्टिस करिए इस तरह के सवाल की। अब कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगानी पड़ेगी? क्या इसका कोई डायरेक्ट आंसर है? डायरेक्ट तो आंसर नहीं है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी? यहाँ तो क्लियर है आपको, ये तो नहीं लगेगा चूंकि यहाँ जीरो नहीं है, यही लगेगा ए से बी वाला। हालांकि इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, यहाँ a माइनस एक्स लिखा जाता है, यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स लिखा जाता है। तो अब देखिए I1 बाई I2 इन्होंने पूछा है, I1 को थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये प्रॉपर्टी लगा करके कि क्या बनता है। मुझे लगता है कि देखने में सवाल ज़रूर मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे ही अभी थोड़ा सा सल्यूशन करेंगे सवाल बड़ा आसान लगेगा। तो इसलिए इससे बिल्कुल भी घबराइए मत, सवाल को देखें और इस सवाल को बिल्कुल आप उस लिस्ट में शामिल करें जो आपके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, उस लिस्ट में शामिल करें जिसकी बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है एनडीए के एग्ज़ाम में आने की। अब देखिए ज़रा, ये प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल होगी, ये तो नहीं होगी, हम लोगों ने देख लिया। किस तरह से इस्तेमाल होगी ज़रा उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ज़रा ध्यान से देखें, I1 को लिख लें 1 माइनस के x f(x) 1 माइनस x, ये हमारा I1 है। I2 हम नहीं लिखेंगे, x की जगह पर आपको प्रॉपर्टी भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, प्रॉपर्टी ये होती है a से b वाली प्रॉपर्टी, सबको याद है कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाता है, a प्लस बी माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, x की जगह पर ये हो जाता है, तो ये x की जगह पर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो x की जगह पर लिखा जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने से आप अगर ध्यान दें, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा, ज़रा ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ने से 1 बनेगा। तो x की जगह पर जहाँ जहाँ x है 1 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 1 माइनस एक्स, यहाँ भी 1 माइनस एक्स, यहाँ भी x की जगह 1 माइनस एक्स। जब लिखते जाएंगे तो आपको पता है कि अंदर वाले पे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बस ये वाला 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये x की जगह 1 माइनस एक्स रख के देखिए यहाँ पर, तो ये x बन जाएगा। ये चूँकि x जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ 1 माइनस एक्स आपको रखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी है हमारी। अब ज़रा देखिए, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद हर क्वेश्चन में ऐड तो करना ही पड़ता है, पिछले सवाल में भी आपने देखा था, आपने जोड़ा था। तो इस तरह से अब अगर इसको लिख लें और ये क्वेश्चन 2 हो गया, ये क्वेश्चन 1 हो गया, इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे, ये हिस्सा तो सेम है, ये जुड़ेगा तो x कट जाएगा, और यहाँ ये जुड़ करके क्या हो गया, ज़रा ध्यान दीजिए, ये जुड़ के क्या हो जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा 2I1। क्या हो जाएगा, ज़रा जुड़ करके इन दोनों को जोड़िए। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल देखने में लग सकता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है, लेकिन जब सोल्यूशन करेंगे तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो 2I1 और ये सेम है तो ये जुड़ जाएगा, x कट जाएगा। तो देखो जोड़ने के बाद क्या बनेगा, 2I1 बराबर होगा 2I1 बराबर 1 माइनस के से k और f(x) 1 माइनस एक्स। अब अगर ध्यान दें, इन दोनों को जो आपने जोड़ा, इसको और इसको, तो आप इधर राइट हैंड साइड पे थोड़ा ध्यान दें, ये I2 बन गया आपका, ये I2 ही तो है, तो इसलिए 2I1 बराबर I2, I1 बाई I2 बराबर हो जाएगा 1/2, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। I1/I2 ही पूछा गया था, I1/I2 क्या होगा, 1/2। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट इसका। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घबराए ना, ये प्रॉपर्टी लगाना सीखे और इसको कर सकते हैं। डीएम पूछा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको लिया। आप जानते किस वजह से लिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरह के सवाल की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एक से चुनिंदा क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ताकि आपका परफेक्ट इन टॉपिक्स का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन आसानी से हो जाए, आपको कोई बर्डन ना लेना पड़े। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर तो आपने देखा, प्रॉपर्टी लगाया, आंसर आया 1/2 हमारा। कौन सा आंसर आया इसका, 1/2। ऑप्शन नंबर जो था अभी आपने टिक किया उसको। अब 9th क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ें, अगर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9th भी आसान सा क्वेश्चन है। 9th नंबर देखिए क्या है, -1 से 4 एनडीए 2015 में इस तरह का सवाल देखा गया है। क्वेश्चन की वैल्यू 4 है, 2 से 4 3 माइनस fx, इसकी वैल्यू जो है आपकी 7 है। तो कहा गया कि -1 से 2 की वैल्यू क्या होगी fx की। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है,
आप देखिए किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ऑप्शन पहला है -2 होगा, 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा इसका। अब जरा ध्यान से देखिए, ये -1 से 4 है, ये 2 से 4 है, तो ऑटोमेटिक ये लिमिट थोड़ा ज़्यादा लग रही है, तो 2 से 4 सिर्फ है, तो जो लिमिट ज़्यादा हो इन दोनों में उसी को ब्रेक किया जाता है। इसको ब्रेक करेंगे। -1 से शुरू होकर 4 तक गया, ये 2 से 4 गया है, इसी को ब्रेक करना है। लेकिन ब्रेक करने से पहले जरा इसको दूसरे वाले को थोड़ा देख लें, इसको थोड़ा सा देख लें। 2 से 4 3 और -fx है, तो 3dx अंदर कर दें और 2 से 4 fx dx कर दें। ऐसा हम कर सकते हैं, dx को अंदर कर दिया। 3 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 3x होगा, 2 से 4 -2 से 4 fx dx और इधर होगा 7। अब जरा एक 4 रख दें, लिमिट रख दें, इसको लिमिट रख के हल कर लें। इसको 4 रखें फिर 2 रखें। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ से क्या निकल के आएगा। ये कितना हो गया 6, ये 6 हो गया, 6 हो गया और ये 6 उधर जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो इसका फाइनल होगा 2 से 4 fx dx की वैल्यू -1। 1 तो होगा ये जाने पर, लेकिन ये माइनस भी लगा, इसलिए इसका -1। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आपने कर लिया तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए। आप देखिए हमको निकालना है -1 से 2, इसी से निकलेगा। जरा देखिए कि इसको हम किस तरह से ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करेंगे, -1 से 4 गया है, इसको ब्रेक कर लीजिए -1 से 2 और 2 से 4। ऐसा इसलिए ब्रेक किया गया इसको क्योंकि आप जानते हैं कि आपके 2 से 4 की वैल्यू आपको यहाँ से आपने निकाल ली है और -1 से 2 तो आपको निकालना ही निकालना है। अब देखिए 4 के इक्वल है यहाँ, ये तो हमें सॉल्व करना है, ये तो आपने अभी सॉल्व कर लिया है। इसकी वैल्यू -1 है, तो इसकी वैल्यू पूरे की -1 अगर रख दी जाए और फिर उधर शिफ्ट किया जाए, उधर पक्षांतर किया जाए इसका, तो -1 से 2 fx dx की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी। आप रख के देख लीजिए, इसका पूरे का मान पता है -1 है, इसलिए फाइनल आंसर जो होगा इसका वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दीजिए किसको, इसको तो आप सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन ब्रेक इसी को करें। ब्रेक उसी को किया जाता है जो लिमिट दोनों में से ज़्यादा हो, जिसका गैप ज़्यादा होगा। इसका गैप कम है, ये -1 से 4 तक है, बाकी आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। फाइनल आंसर आपका इसका 5 होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट पर कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब जरा देखिए अगले तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर आगे बढ़ें आप। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की जहां तक बात है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। -π से π sin क्यूब x cos 4x x²। इस फॉर्मेट पर लगभग एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरी ईयर। ये समझ लीजिए फॉर्मेट इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। जब भी लिमिट निगेटिव से पॉजिटिव हो, निगेटिव से पॉजिटिव होता है और fx dx होता है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। लेकिन तभी 0 होगा जब fx एक ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन का मतलब होता है विषम फलन, और विषम फलन वही होता है जिसमें माइनस रखने से माइनस इस तरह के फॉर्मेट में जो होगा, मतलब माइनस रखने से, जैसे कि कोई फंक्शन ऐसा है साइन क्यूब x, इसमें अगर आपने x की जगह पर -x रखोगे तो ज़रूर माइनस बाहर आएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन इस तरह का है, कॉस का फंक्शन है, कॉस में अगर माइनस रखोगे तो कॉस बाहर नहीं आएगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए ये फंक्शन इवन होता है। लेकिन हमें तो 0 तभी होगा जब फंक्शन ऑड हो, इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। क्या ये फंक्शन ऑड है, हमको चेक करना पड़ेगा। अगर ये ऑड है तो आप 0 डायरेक्ट टिक करिए, कोई ज़रूरत नहीं कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की। कैसे चेक करेंगे, x की जगह -x, यहाँ भी x की जगह माइनस, यहाँ पे तो माइनस बाहर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इस पे ज़रूर बाहर आएगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अगर माइनस बाहर आता है तो फंक्शन ऑड होता है, इसलिए डायरेक्ट आप इसको ज़्यादा चेक ना करें, सीधा जो फॉर्मेट x की जगह -x रखते जाए और देखें कि माइनस बाहर आता है कि नहीं आता। माइनस इसमें बिल्कुल बाहर आ रहा है, तो पक्का है कि ये ऑड फंक्शन होगा। हाँ, पावर अगर 4 होता तो पक्का है कि माइनस, फिर 4 की वजह से माइनस बाहर ना आ पाता। पावर जब इवन होता है तो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो बिल्कुल माइनस यहाँ रखोगे। और साइन माइनस थीटा सबको पता है माइनस साइन थीटा होता है। कॉस में तो खैर का कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसमें तो बाहर आएगा, इसीलिए इसका फाइनल आंसर 0 होगा। हर वो फंक्शन का आंसर 0 होगा। लेकिन ध्यान रखिए प्रॉपर्टी कब लगा सकते हैं ऑड फंक्शंस की, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑड फंक्शन की, कि आंसर इसमें 0 ही आता है। ये तब लगा सकते हैं जब लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव हो, यहाँ नेगेटिव हो यहाँ पॉजिटिव हो, और वही सेम नंबर होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर जरूर से जरूर आप लोग ध्यान दें। और ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑड फंक्शन कैसे पहचानना है, पहचानना सीखें पहले। अगर ऑड फंक्शन पहचान लिया तो सीधा आंसर 0 टिक कर दें, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर, इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इस फॉर्मेट पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ऑड फंक्शन के फॉर्मेट पर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ax³ bx² प्लस cx प्लस डी, और कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी, डिपेंड अपॉन, पहला ऑप्शन किस पर निर्भर करेगी, पहला ऑप्शन है आपका ए और बी पर निर्भर करेगी, या बी और सी पर वैल्यू निर्भर करेगी, या बी और डी पर करेगी, या आपका नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें आप, ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, चूंकि नेगेटिव से पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये फंक्शन x³ है तो ऑड होगा, ये 2 है तो ये ऑड नहीं होगा, ये x की पावर 1 है तो जरूर इसमें ऑड होगा, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपका ऑड में काउंट नहीं होगा। तो ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन ऑड है। ये आप जब जानते हैं कि जो फंक्शन ax³ है प्लस bx² है प्लस cx है प्लस d है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ करना नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल सवाल है। x³ है तो ऑड फंक्शंस है तो ये 0, ये भी 0, ये दोनों बचेगा, और जो बचेगा उसी पर इस इंटीग्रेशन का मान निर्भर करेगा। बाकी तो जो ऑड फंक्शंस होता है उसका मान 0 हो जाता है, तो ये तो ऑड है नहीं, ये ऑड फंक्शन है नहीं, इसीलिए इसका आंसर होगा, इसका मान निर्भर करेगा बी और डी पर। बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं करी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, किस पर निर्भर करेगा, निर्भर तो उसी पर करेगा जो बचेगा, जो ऑड होगा वो तो 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका फाइनल आंसर जो होगा, आपने देखा बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। किस पर निर्भर करेगा, बी और डी पर निर्भर करेगा। अब आगे चले, इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और करते हैं, ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट पर। ऑड फंक्शन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एनडीए 2013 में पूछा हुआ। -π/2 से π/2 x³ प्लस x cos x प्लस tan की पावर 5x प्लस 1, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर है, और कहा जा रहा है इसके ऑप्शंस हैं 0, 2, पाई या नन ऑफ दीज। उसी फॉर्मेट पर, ऑड फंक्शन के फॉर्मेट पर नेगेटिव से पॉजिटिव दिया हुआ है। ये फंक्शन ऑड है, बिल्कुल ऑड है, ये फंक्शन ऑड है, चेक कर लीजिएगा, tan की पावर 5x है, बिल्कुल ऑड है, बचेगा सिर्फ ये 1 बचेगा। तो 1 का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, बाकी लिमिट रख दीजिए, लिमिट रखना आता होगा, π/2 माइनस π/2, फाइनल आंसर पाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो फंक्शन ऑड है वो 0 हो जाएगा, जो बचेगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ निकालनी पड़ेगी। पिछले सवाल में क्यों नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि पिछले सवाल में पूछा गया था किस पर निर्भर करेगा, तो उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बताना, बस इतना बताना है किस पर निर्भर करेगा। ये सवाल में थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ऑड और इवन के ऑड के कॉन्सेप्ट पर है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब देखिए निश्चित समाकलन में, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में बेसिकली 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, एक है कोटि और घात, ऑर्डर और डिग्री बताना। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया होगा, बस उसमें आपको देख करके ऑर्डर और डिग्री बताना है, कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। उसके बाद एक सवाल और आता है, अवकल समीकरण को हल करिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस 2 सवाल हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ध्यान देने हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर हर साल लगभग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, जरा ध्यान दीजिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें इसका कोटि और घात, ऑर्डर और डिग्री आप बताएं, ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर और डिग्री बताना है इसमें, और कहा जाए ऑर्डर एंड डिग्री बताएं आप क्या होगा। ऑप्शंस हैं कोटि और घात का 2 और 10, 3 और 10, 3 और 5, 3 और 4, ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस देख लीजिएगा आप लोग, यही ऑप्शंस होने चाहिए। अगर ये ऑप्शंस नहीं हैं तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें पूछा गया है ऑर्डर और डिग्री। अब देखिए कोटि और घात, ऑर्डर वो होता है कि कितने बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका तो 3 बार हुआ है, इसका 2 बार, तो इसी का ज़्यादा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा पावर ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं, भिन्न में नहीं होना चाहिए। पावर हमेशा धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है। अगर ये पावर पहले से ही मान लीजिए यहाँ 7 होता तो हम तुरंत बताते ऑर्डर 3 डिग्री 7, लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, और पावर गड़बड़ है, 4/5 आपको पावर दिया हुआ है, तो इसको सही करना पड़ेगा। अभी आप ऑर्डर डिग्री नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इसको सही करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। ज़रा देखिए उसको उधर ले जाएं अगर, तो क्या बनेगा, ये 4/5 लिखा हुआ है और उसको उधर ले गए 2 dy/dx,
d2i। अब क्या करेंगे, पावर को हमें भिन्न से हटाना है तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर दें, यहाँ 5 हट जाएगा, ये बन जाएगा, ज़रा देखिए दोनों तरफ 5 से पावर कर दें तो यहाँ 4 हो जाएगा पावर, और इधर पावर में 5 लग जाएगा। लेकिन आपको पता है ऑर्डर उससे लिखा जाता है जो ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया हो, और जिससे ऑर्डर लिखा जाएगा उसी से डिग्री भी लिखा जाता है। ऑर्डर पहले देखना है, डिग्री तो बाद में देखना है। ऑर्डर किससे लिखा जाएगा, जिसका मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन हुआ हो, फिर उसी से आपको डिग्री भी देखना होता है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं, इसका 1 बार, इसका 2 बार, इसका 3 बार, इसी से लिखना है। तो ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री यही होता है जो ये पावर होता है। तो ऑर्डर 3 डिग्री 4, ऑर्डर 3 डिग्री 4, इसीलिए फाइनल आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ध्यान रखें, इसका ऑप्शन आपका चौथा इसका करेक्ट होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं ऑर्डर डिग्री के। बस इतना ध्यान रखिए, पावर ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए हमेशा। अगर ये पहले से धनात्मक पूर्णांक होता तो सॉल्व ना करना पड़ता, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो जरूर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। हटा भी दिया हम लोगों ने और आसानी से बता दिया कि ऑर्डर 3 होगा और डिग्री 4 होगा, कोटि क्या होगी और घात क्या होगी। इसके बाद आगे बढ़े, एक और कोटि और घात का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कोटि और घात का, ऑर्डर और डिग्री का, तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। मैंने बस बोला आप पावर का थोड़ा ध्यान रखें, 3/4 पावर है यहाँ पर, और यहाँ पे पावर 1/3 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है। अभी तो इसका ऑर्डर और डिग्री नहीं बताया जा सकता। ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री क्या होगा, ऑर्डर एंड डिग्री इज, पहला ऑप्शन क्या 2 और 4 होगा, कि 6 और 4 होगा, क्या 6 और 9 होगा, कि 2 और 3 होगा। सबसे पहले तो ये पावर फ्रैक्शन में होना ही नहीं चाहिए, फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा, तभी ऑर्डर और डिग्री आप बता सकते हैं। तो एक काम करिए, ये 3/4 है, ये 1/3 है। एक काम करें, दोनों तरफ अगर आप 3 से पहले गुणा कर दें, 3 से करें पहले, 3 से अगर गुणा करते हैं दोनों तरफ, तो देखिए दोनों तरफ अगर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पावर 9/4, 3 से 9 और यहाँ 3 से अगर गुणा कर देंगे तो पावर हो जाएगा सिर्फ 1 बचेगा, 3 कट जाएगा। दोनों तरफ 3 से फिर दोनों तरफ 4 से कर दीजिए। अब अगर दोनों तरफ हम 4 से कर दें तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ भी 4 से कर दें। दोनों तरफ पहले 3 से कर दीजिए पावर को, फिर 4 से। अब ये परफेक्ट हो गया, जैसा हम चाहते थे वैसा बन चुका है। अब ये बन चुका है, क्या ऑर्डर इससे लिखा जाएगा कि इससे लिखा जाएगा। आप जानते हैं कि ये ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ, ये 2 बार हुआ, ये इसका डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 1 बार। तो इसीलिए ऑर्डर 2 होगा और डिग्री हमारी 4 होगी। किससे लिखना है वो क्लियर होना चाहिए कि इससे लिखना है या इससे लिखना है, उसका तरीका हमने बता दिया है आपको अभी थोड़ी देर पहले। ऑर्डर 2 डिग्री 4, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। बहुत ही आसान सा सवाल है कोटि और घात का, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है अवकल समीकरण में कि कोटि, बस क्या ध्यान रखना है वो सावधानी हमने बता दी आपको, कहाँ कहाँ पे मेन, वहाँ गलती ना करें, बाकी ऑर्डर और डिग्री का सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि अवकल समीकरण में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो कोटि और घात का सवाल आता है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है जिसमें अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उसका सल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर से वेरिएबल सेपरेबल का सवाल होता है। वेरिएबल सेपरेबल का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि आप इस अवकल समीकरण को हल करें। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, चूँकि आप लोग जानते हैं कि इस तरह का सवाल NDA 2015 में भी आया और 11 में भी था। अब इसमें कहा गया कि इस समीकरण को हल करें, और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, e⁻²i, e⁻3x, कई ऑप्शंस आपके दिए आप देख सकते हैं। इस अवकल समीकरण को हल करना है, तो अवकल समीकरण को हल करने से पहले एक काम करें, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पावर में है, माइनस में है, और इसको भी आप नीचे कर सकते हैं, और y को y के साथ ले जाए। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यही होता है कि y को y के साथ, x को x के साथ। फिर अब सवाल आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। अब बस आपको दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना है। इधर का इंटीग्रेशन बिल्कुल क्लियर होगा आपको, e⁻x का इंटीग्रेशन सभी को पता होता है। e⁻, बस ये नीचे 2 आएगा, क्यों आएगा, ये जो होता है नीचे जाता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में तो सामने आएगा। अब e⁻3x/3 प्लस x³ 3 c। अब जिस ऑप्शन में ये हो, आप जरा ध्यान से देखें और उस ऑप्शन को टिक कर दें। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है
कि आप ऑप्शन नंबर आपका बी में ऐसा है, ये चाहें तो 3 इसमें से कॉमन लेके ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप बी आप ध्यान से देखें, इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर दें, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा इस सवाल का, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बड़ा आसान सवाल था लेकिन ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहले तो x और y को अलग करना सीखिए, फिर y को y के साथ, x को x के साथ, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। ऐसा इसी फॉर्मेट पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये एनडीए 2015 का सवाल था। एक और देखते हैं, और ये अगला क्वेश्चन तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉग का सवाल तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप देखें पिछले 5 सालों का पेपर अगर आप देखें तो ये सवाल आपको कम से कम 3 बार नज़र आएगा। बस थोड़ा थोड़ा कभी यहाँ 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, थोड़ा वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी सवाल तो वही रहता है। ये भी दिया हुआ है, थोड़ा इसका क्या मतलब है बाद में देखेंगे। बाकी इसका ऑप्शन आपके सामने है, इसका अवकल समीकरण का हल क्या होगा, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले तो लॉग का बेस ना दिया हो तो आपको बताया गया है कि ई लेके हम लोग चलते हैं जब ना गिवन हो तो आप जानते हैं लॉग को जब हटाया जाता है, लॉग को जब आप लोग हटाते हैं तो ये पावर में इधर चला जाता है, dy/dx बराबर हो जाएगा। अब ये सवाल थोड़ा देखने में सही लग रहा है। अब इसको हमें हल करना है। हल करना है तो आपको बताया गया थोड़ी देर पहले कैसे हल किया जाता है किसी भी अवकल समीकरण को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। तो e की पावर 3x, e की पावर 4y, और x को x के साथ, y को y के साथ शिफ्ट कर दीजिए और दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब तो इंटीग्रेशन संभव है आराम से। इसका इंटीग्रेशन -4 नीचे आएगा, इसमें 3 नीचे आएगा, प्लस c रहेगा। यही हमारा फाइनल आंसर होता अगर ये ना दिया होता तो। ये x का मान होता है जो इधर लिखा होता है, y का मान होता है, हालांकि दोनों ही 0 है। x भी इधर जो अंदर लिखा है ये देने ऐसे भी दिया जाता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को, x बराबर 0, y बराबर 0। ये तो बड़ा आसान से समझ जाएंगे आप। x 0 ये क्यों दिया गया है, ताकि आप ये c का मान निकालें और फिर ऑप्शन को टिक करें। अभी नहीं टिक, हाँ ये अगर ना दिया होता तब तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम आपसे अब तक टिक कर चुके होते। लेकिन अभी सवाल में और ये फॉर्मेट पे लिखा होता तब भी सही था, ऐसे लिख देता है तो कई बार लोग समझ नहीं पाते ये क्या है। तो ये x है, ये y है, तो x भी 0 है, y भी 0 है, रख दीजिए तो c अपने आप निकल आएगा। x 0 रखिए तो यहाँ पर x का मान 0, y का मान 0 रख करके आप c का मान हल करें, तब फाइनल आंसर को टिक करें। देखिए क्या होगा, y का मान 0 रखेंगे, -1/4 और बड़ा 1/3 प्लस c। अब c का मान आप देखेंगे, 3 को इधर ले जाएं, 12 एलसीएम ले लें, -7/12, ये c का मान होगा। अगर c का मान आपने निकाल लिया -7/12, अब यहाँ रखेंगे तब फाइनल आंसर। इसीलिए सवाल थोड़ा लेंदी हो गया, ये देने की वजह से c भी निकालना पड़ा, नहीं तो जितने बार भी ये सवाल एनडीए में आया है ये नहीं दिया रहता, ये तो एक्स्ट्रा हमने ले लिया ताकि बाई चांस अगर आ जाए तो आप घबराएं ना। बाकी ये इस फॉर्मेट पर बहुत बार सवाल आ चुका है। अब देखिए फाइनल आंसर होगा क्या, c का मान रख दें। c का मान क्या होगा जरा बताएं, c का मान क्या है हमारा, e की पावर -4y -4, और ये है e की पावर 3x/3, और यहाँ c का मान -7/12। अब इसको थोड़ा हल कर लें, 12 लघुत्तम अगर ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 12 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 12 जब इधर आएगा तो इधर 3 कर देगा। तो फाइनल आंसर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें ये फाइनल आंसर आपका आ रहा है। इस फॉर्मेट पर जरा ध्यान से देखें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और इसको हल्का सा सॉल्व कर दे तो ऑप्शन नज़र आ जाएगा। वो ऑप्शन कैसे नज़र आएगा जरा देखिए, यहाँ पर 12 लघुत्तम आप ले लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 12 हम उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -3 इतना हुआ, और यहाँ 12 लघुत्तम लिया था तो ये 4 हो जाएगा, और -7। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा इसको उधर ले जाएं और इसको 7 को इधर शिफ्ट कर दें तो ऑटोमेटिक फिर ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देख लीजिए आप ध्यान से, 7 को इधर पहुंचा दीजिए, इसको उधर पहुंचा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बस इसको देने की वजह से थोड़ा सवाल में लेंदी हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा जितने बार भी एनडीए में सवाल आया है, बहुत बार आया है, बहुत बार आया, कम से कम मुझे लगता है 4 से 5 बार तो मैं आसानी से पिछले 10 साल में आया। बस इस सवाल में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, ये देने की वजह से थोड़ा सी निकालना पड़ेगा, सी निकालने की वजह से थोड़ा सा सवाल हल्का सा लेंदी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप मान लीजिए वहाँ एग्जाम में ऐसा आ गया तो आप डरे ना, इसीलिए हमने जानबूझ करके लिया। ये सवाल जब एग्जाम में एनडीए में आया था तो ये नहीं था,
यही फाइनल आंसर था, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ भी जाता है तो आसानी से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ये अवकल समीकरण का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब जरा थोड़ा एक दो क्वेश्चन हम एरिया के भी, क्षेत्रफल के भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल में दो तरह से अप्रोच करना चाहिए। क्या हमारे पास क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला है तो इंटीग्रेशन ना करें। अगर डायरेक्ट फार्मूला आपको नहीं पता है, कई ऐसे सवाल होते हैं जिसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है, तो ज़रूर हमें क्षेत्रफल का फार्मूला भी याद होना चाहिए। ए से बी वाई डी एक्स करके क्षेत्रफल का फार्मूला है, 2-3 फार्मूले, वो याद होने चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं क्षेत्रफल में, कुछ क्या लगभग 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं लगाना पड़ता। जरा ध्यान से देखें, एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल एरिया पूछा गया है, 2 कर्व दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जरा ध्यान से देखें। y² बराबर 8x एक फलन दिया हुआ है, दूसरा x² बराबर 8y, और दोनों के बीच का क्षेत्रफल पूछा गया। अगर इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे तो दोनों का ग्राफ बनाइए, फिर उसका क्षेत्रफल निकालिए, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 2 पैराबोला जब ये दिए हों, ये दोनों, एक पैराबोला इधर का, एक पैराबोला ऊपर वाला, और ये क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो इस क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है एरिया निकालने का। अगर एक y² बराबर 4ax है, मान लीजिए ये वाला पैराबोला, और ये ऊपर वाला परवलय जो होगा वो x² बराबर 4by होगा, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो 16ab/3 होता है। अगर ये डायरेक्ट आपको पता है तो इंटीग्रेशन करने से आप बच जाएंगे। इंटीग्रेशन में आप जानते हैं, 12th में आपने पढ़ा होगा, क्षेत्रफल निकालने में काफ़ी समय लगता है, इंटीग्रेशन का बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। लेकिन ये फार्मूला जरूर सिर्फ बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। 16ab/3, ए यहाँ से निकलेगा, बी यहाँ से, ए इस वाले से निकलेगा। 4a बराबर 8, तो ए का मान यहाँ से आप कंपेयर करके निकालें 2, और 4b बराबर भी 8 ही दिया हुआ है, तो ए का मान भी 2 होगा, बी का मान, बाई चांस ऐसा है, ए का मान भी 2, बी का मान भी 2, तो 64/3 यूनिट स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ये फार्मूला नहीं पता तो ये सवाल आप मिनिमम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट आपको लग जाएगा। इसलिए हमने बोला कि क्षेत्रफल के सवाल में जो सवाल का जहाँ जहाँ भी ट्रिक है जरूर से जरूर सीखिए, नहीं क्षेत्रफल का सवाल एग्जाम में आप कर नहीं पाएंगे, बहुत लेंदी सवाल होता है। कहाँ कहाँ लगे, बहुत क्वेश्चंस में ट्रिक लगती है। जरा देखिए क्षेत्रफल का, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। जरा देखते हैं क्या उस सवाल को भी हम जल्दी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जरा देखिए 17वें के बाद 18वें नंबर की तरफ अगर बढ़े, 18वां नंबर सवाल क्या है हमारे पास क्षेत्रफल का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनडीए 2015 में और एक बार 17 में। अब जरा देखिए, इसमें पूछा गया इस परवलय का उसके लैटस रेक्टम के साथ क्षेत्रफल क्या होगा, नाभिलंब के साथ क्षेत्रफल क्या होगा। नाभिलंब कहा जाता है, वैसे इंग्लिश में लैटस रेक्टम बोलते हैं। 16/3 होगा, 32/3 होगा, और या फिर 8/3 होगा, या फिर 64/3 होगा। अगर इन्होंने परवलय के बारे में आप जानते हैं कि परवलय इस तरह का कुछ बनेगा, और यहाँ से नाभि से फोकस से ये खींचा जाता है, इसको नाभिलंब कहा जाता है। ये क्षेत्रफल वो जानना चाह रहा है, ये क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ नाभि पर यहाँ पर नाभि के निर्देशांक a,0 होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो a का मान तो वैसे यहाँ से आसानी से आप 2 बता सकते हैं, 4ax होता है। अगर पैराबोला y² बराबर 4ax है, इंटीग्रेशन करके भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन नाभिलंब के साथ क्षेत्रफल का फार्मूला हमेशा ये होता है। अगर ये पता है तो इंटीग्रेशन करने से बच जाएंगे आप, 8a² 3। और नहीं पता है तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, और डबल भी करना पड़ेगा, तब क्षेत्रफल निकलेगा। इंटीग्रेशन ये फार्मूला लगाना पड़ेगा अगर ये आपको नहीं आता है। क्षेत्रफल का बिल्कुल नॉर्मल फार्मूला, 0 से a तक जाएंगे, y dx करेंगे और डबल भी करेंगे। डबल इसलिए करेंगे ऊपर नीचे है, लेकिन a का मान आपका कितना है, यहाँ से 2 है। लेकिन इंटीग्रेशन करने में चूंकि समय लग जाएगा, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं करना है तो हम डायरेक्ट फार्मूला आपको बता रहे हैं, 8a² 3। a का मान कितना है, a का मान यहाँ से निकालो, 4x से 2 होगा, तो फाइनल आंसर होगा 32/3 यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आप देख ही रहे, बी आपका करेक्ट होगा। तो आपने देखा कि अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे, क्षेत्रफल के कई फार्मूले होते हैं, आपने लगाया मेन फार्मूला तो ये, डबल तो इसलिए किया हमने चूंकि दोनों तरफ है। मेन तो इतना ही फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, 0 से a y dx, लेकिन ये डबल तो करना ही पड़ेगा चूंकि x एक्सिस के ऊपर भी एरिया है, x एक्सिस के नीचे भी एरिया है। लेकिन इंटीग्रेशन से भी निकालेंगे तो आंसर तो 32/3 ही आएगा। लेकिन
ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये पता ही होना चाहिए डायरेक्ट आपको। 8a² 3 ये किसी भी परवलय का नाभिलंब के साथ क्षेत्रफल बनता है। जरा इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्षेत्रफल का। और एनडीए में हमने देखा इस क्वेश्चन को कई बार मॉडुलस का क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, mod x - 2 और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कहां से कहां तक का, x बराबर 1 से x बराबर 3 का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शंस हैं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, यूनिट स्क्वायर भी लिखा होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से करेंगे तो लेंदी होगा, लेकिन अगर इसका ग्राफ किसी को आता है, mod x - 2 का ग्राफ ये होगा, इस तरह का है। कितना इधर जाएगा, चूंकि यहाँ 2 है तो 2 इधर जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है, 1 से 3, तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पे कहीं 3 होगा, लगभग में लिख लीजिए बस। x बराबर 1 होगा, इधर x बराबर 3 होगा, और ये आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और ये एरिया आपको चाहिए। ये दोनों ही त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, बस ये ऊंचाई नहीं पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। सबसे पहले ऊंचाई कैसे पता करते हैं, ये कैसे पता करेंगे, ये कैसे पता करेंगे, ये 1 उठा के यहाँ रख दीजिए, और y जो होगा वही ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो आप देखेंगे 1 ही आएगा। ये ऊंचाई भी 1 होगी, और ये ऊंचाई भी आप यहाँ 3 उठा के रख दें तो ये ऊंचाई भी 1 ही होगी। अब क्षेत्रफल आसानी से इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही क्या है इस सवाल में, और ये बहुत बार ये मॉडुलस का सवाल पूछा गया। अब जरा देखिए, जब दोनों तरफ 1 है, ऊंचाई हमारी हाइट, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइनल आंसर क्या होगा, हाफ। इस क्षेत्रफल का 1 × 1, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो फाइनल आंसर होगा 1/2 + 1/2 1 यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ये फाइनल आंसर है। तो जरूर से जरूर इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, किस तरह से करना है, क्या इंटीग्रेशन के मेथड से जाए, क्या ऐसे ग्राफ बना के एरिया निकाल लें आसानी से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस के सवाल में ग्राफ जरूर बनाएं, उसी से क्षेत्रफल हमेशा निकालें। ट्रेडिशनल मेथड से ना जाएं, चूँकि उसमें समय मिनिमम आपको 2 मिनट लग जाएगा, ऐसे आपको मुश्किल से 30 सेकेंड का समय लगेगा और क्षेत्रफल आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है हमारा आपके साथ। कैलकुलस का जो सेकंड पार्ट था, डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन का डिस्कशन हम लोगों ने किया, और अवकल समीकरण, और लास्ट पार्ट क्षेत्रफल, एरिया अंडर कर्व। तो तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे। अगर इसको आप देखेंगे तो आपका रिवीजन का टाइम पूरा बच जाएगा, आपको लंबा चौड़ा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। एक 45 मिनट या 1 घंटे की वीडियो से आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इससे ज़्यादा लाभ होगा। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको हो, यही हमारी तरफ से कोशिश है। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। उस सीरीज में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करें, ख़ास तौर से वेक्टर का पार्ट है या कुछ और टॉपिक्स को हम मिक्स करके लाएंगे आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एनडीए के एग्ज़ाम में अटेंड कर सकें। अभी तक के सेशन में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, पढ़ाई के साथ साथ आपको लगा होगा कि बड़ी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। यही मैथमेटिक्स का मेन है कि अगर आपको मैथमेटिक्स में एंजॉयमेंट या मज़ा आने लगा, मैथमेटिक्स क्वेश्चन आसानी से आपसे निकलने लगे, तो ये आपके लिए हमेशा के लिए आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।